हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग लिविंग इंग्लिश क्लास 8 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फाइंडिंग माय वे, अपना रास्ता तलाशना, अपना रास्ता ढूंढना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। गोंड आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल पेंटिंग कॉमन इन सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर बताया गया है कि गोंड आर्ट एक जनजातीय चित्रकला है जो कि मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंड इट वाज मेड पॉपुलर बाय जांगर सिंह। और ये जो गोंड आर्ट की जो कला है इसको लोकप्रिय बनाया गया था जांगर सिंह के द्वारा। जांगर्स नेफ्यू वेंकट रमन सिंह श्याम इज़ ऑल्सो अ फेमस गोंड आर्टिस्ट। जांगर सिंह के एक भतीजे हैं जिनका एक लंबा चौड़ा सा नाम है, जिनका नाम क्या है, वेंकट रमन सिंह श्याम। वो भी एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही लोकप्रिय गोंड आर्टिस्ट हैं, गोंड कलाकार हैं। एंड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी फाइंडिंग माई वे, को रिटन विद एस आनंद, वेंकट श्याम टॉक्स अबाउट हिज अर्ली इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पर बताया गया है कि वेंकट रमन सिंह श्याम, इनकी एक आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है फाइंडिंग माई वे, जिसको वेंकट रमन सिंह श्याम ने एस आनंद के साथ मिलकर के लिखा है। और इस एक्सट्रैक्ट में, उनके इस बायोग्राफी के इस छोटे से हिस्से में वेंकट श्याम अपने पहले के इन्फ्लुएंसेस के बारे में, अपने पहले के प्रभावों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स। मैंने स्कूल से और किताबों से नहीं सीखा है। आई फिश्ड इन द रिवर हालोन। मैंने हालोन नदी में मछलियाँ पकड़ी हैं। स्टोल कॉर्न कॉप्स। मैंने मक्के चुराए हैं। लर्न टू प्लो। मैंने हल जोतना सीखा है। हर्ड द बाना। और मैंने बाना का संगीत सीखा है। बाना क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, अ 3 स्ट्रिंग वायलिन। एक 3 तारों वाला वायलिन होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम बाना है। फिशिंग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी माई ग्रैंडफादर प्रसादीलाल उइके, हु बेस्टोड ऑन मी माई लॉन्ग वाइंडेड नेम टोल्ड मी। अब यहाँ पर वेंकट श्याम सिंह कहते हैं कि जब मैं फ़िशिंग करने के लिए जाता हूँ, और जब मैं फ़िशिंग करने के लिए जाता था तो ये चीज़ मुझे एक पुरानी कहानी को याद दिलाती है जो कि मेरे दादाजी प्रसादीलाल उइके मुझे बताया करते थे, और उन्होंने ही मेरा ये लंबा चौड़ा नाम दिया है। अब उनके दादाजी प्रसादीलाल उनको कौन सी कहानी बताया करते थे जो कि उन्हें फ़िशिंग के दौरान याद आती है। चलिए हम लोग देखते हैं। वो कहते हैं, अ धोबी हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर, कि एक धोबी है जो कि अपनी सफाई कहाँ पर किया करता था, नदी में किया करता था। ऑल्सो फीड्स द फिश एवरी डे। वो धोबी हर रोज़ उस नदी में रहने वाले मछलियों को खाना भी खिलाता था। वन डे अ फिश विच सीक्स टू रिपे हिज ग्रैटिट्यूड। एक दिन एक मछली जो कि खाने को लेकर अपना आभार प्रकट करने उस धोबी के पास आती है। मतलब जब हम कभी किसी की मदद करते हैं तो वो इंसान या वो चीज़ हमारा आभार प्रकट करता है, उस चीज़ को हम लोग ग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो क्योंकि ये धोबी हर रोज़ मछलियों को खाना खिलाता था, तो एक दिन एक मछली एहसान को चुकाने के तौर पे वो आती है और उस धोबी से कुछ बताती है। वो क्या बताती है, टेल्स हिम अबाउट द एमिनेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो मछली उस धोबी के पास आती है और कहती है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया का अंत होने वाला है, बहुत ही जल्द इस दुनिया का खात्मा होने वाला है। देखिए, एमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन सून, कोई ऐसा चीज़ जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है। द मैन वंडर्स हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ एंड हिज लव्ड वंस। अब जैसे ही वो धोबी उस मछली से ये सुनता है कि बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है, दुनिया का अंत होने वाला है, तो वह सोचने लगता है कि वह कैसे अपने आप को और अपने प्यारों को, अपने प्रियजनों को बचा सकता है इस क़यामत से, इस डिस्ट्रक्शन से। हिज सिस्टर एंड रूस्टर। और उसके प्रियजन, उसके प्यारे कौन थे, तो उसके पास उसकी एक बहन थी और एक उसके पास रूस्टर था, एक मुर्गा था जिसको वो बचाना चाहता था। द फिश सजेस्ट्स दैट ही गेट इनटू अ वुडन बॉक्स। वो मछली उस धोबी को सुझाव देती है कि वो एक लकड़ी के बक्से के अंदर चला जाए, विच इट वुड फेरी टू सेफ्टी। और फिर वो मछली उस बक्से को सुरक्षित जगह पर लेकर चली जाएगी। आफ्टर द एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स किसे कहते हैं, क़यामत को कहते हैं। देखिए यहाँ पर एपोक्लिप्स का मतलब बताया गया है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और द एंड, हम बोल सकते हैं क़यामत।
क़यामत के बाद when God searches for life on earth, क़यामत के बाद जब भगवान धरती पर ज़िंदगी की तलाश करते हैं, he finds the धोबी, his sister, the fish and the rooster. वो देखते हैं कि अरे ये धोबी बच गया, उसकी बहन बच गई, वो मछली बच गया, वो मुर्गा बच गया, और इस तरह से क्या होता है, एंड द वर्ल्ड इज़ रीमेड, इस दुनिया को फिर से एक बार बनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा उस चीज़ को यहाँ पर फिगर के माध्यम से, गोंड जो कला है वहाँ की जो पेंटिंग है उसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो हालून नदी से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो मक्के चुराते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर उनको हल जोतते हुए दिखाया गया है, और ये रही हालोन नदी। और यहाँ पर फिर दिखाया गया है कि कैसे जब वो मछली आकर उन्हें बताती है कि इस दुनिया का अंत होने वाला है और आप लोग एक लकड़ी के बक्से में सभी को अपने आप को बंद कर लीजिए, और वो मछली उसको लेकर एक सुरक्षित जगह पे चली जाती है और सारे लोग बच जाते हैं। यहाँ पर वो मछली है, वो मुर्गा है, हमारे धोबी जी हैं और उनकी वो बहन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो पिक्चर है इसको फिर से मैं समझाऊंगा जब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ लेंगे। आगे कहते हैं, इट वॉज एज अ चाइल्ड दैट आई हैड माई फर्स्ट इनकाउंटर विद कबीर, कि जब कबीर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैं एक बच्चा था। कबीर कौन थे? तो यहाँ पर बताया गया है, अ फेमस पोइट इन 15th सेंचुरी इंडिया, 15वीं शताब्दी में भारत के एक बहुत ही लोकप्रिय कवि हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? कबीर। तो कबीर की से जब उनकी मुलाकात हुई थी तब वो एक छोटे से बच्चे थे। हिज सिंपल लैंग्वेज वॉज रादर सिमिलर टू द गोंडी हिंदी मिक्स वी स्पोक एंड द कारमा सॉन्ग्स वी सैंग। हमारे ऑथर बताते हैं कि कबीर की जो भाषा थी वो बहुत ही साधारण थी, बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि वो गोंडी और हिंदी को मिला करके बोला करते थे, और जो गाना कारमा सॉन्ग्स हम गाया करते थे वही लैंग्वेज कबीर का था, और उसी भाषा में कबीर अपनी कविताओं को लिखा करते थे, अपने दोहों को लिखा करते थे। ऑन विंटर मॉर्निंग्स a well attired वासुदेवा would pass through our village। वासुदेवा किसको बोला गया है? यहाँ पर वासुदेवा एक ट्रैवलिंग सिंगर को बोला गया है जो कि हमेशा भटकता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह पे आता जाता रहता है, और जिसने अपनी वेशभूषा को भगवान कृष्ण का रूप दिया हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जाड़े के दिनों में, ठंड के दिनों में हर सुबह भगवान कृष्ण का रूप लेकर एक भटकता हुआ सिंगर हमारे गाँव से गुजरता था। अ पिक्चर ऑफ ग्रेस, डिग्निटी एंड पीस। और ये जो वासुदेव हुआ करते थे वो उनके चरित्र में हम ग्रेस, उनके चरित्र में हम एक तरह की सादगी देख सकते थे, डिग्निटी गरिमा देख सकते थे, पीस उनके चरित्र में हम शांति देख सकते थे। ही हेल्ड अ 3 स्ट्रिंग्ड तंबूरा, और उस वासुदेवा के हाथ में क्या होता था? 3 तारों वाला एक तंबूरा होता था, और दूसरे हाथ में एक किम्बाल्स हुआ करता था। किम्बाल्स किसे कहते हैं? हम लोग एक मजीरा या छाछ को हम लोग किम्बाल्स कहते हैं। तो उनके एक हाथ में तंबूरा हुआ करता था, दूसरे हाथ में मजीरा हुआ करता था। एंड अ हॉन्टिंग सॉन्ग ऑन हिज लिप्स। देखो, वैसे हॉन्टिंग का मतलब तो होता है डरावना, लेकिन यहाँ पर हॉन्टिंग सॉन्ग को बताया गया है, अ सॉन्ग सो ब्यूटीफुल दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, कि एक ऐसा संगीत, एक ऐसा गाना जिसको एक बार सुन लिया जाए तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता था। तो ये जो वासुदेव हुआ करते थे, जो कि जाड़े के दिनों में, ठंडे के दिनों में, हर मॉर्निंग में, हर सुबह में हमारे गांव से गुजरा करते थे, वो बहुत ही सुंदर गाना को गाया करते थे जिसको एक बार सुन लो तो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। आगे हमारे ऑथर कहते हैं, दो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच, हालांकि वो जो गाना गाया करते थे वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द म्यूज़िक एंड वर्ड्स, लेकिन उस गाने के जो धुन थे और उसके जो लिरिक्स थे, उसके जो शब्द थे, उसको सुन करके मैं मंत्र मुग्ध हो जाया करता था। जस्ट लाइक आई वॉज इंट्रेंस्ड बाय द लास्ट फ्लावर्स दैट फ्लॉन्टेड देयर ब्यूटी अलॉन्ग द हालोन रिवर। अब यहाँ पर आगे हमारे ऑथर कहते हैं कि जैसे कि हालोन नदी के साथ में जो पलास के फ्लावर्स लगे हुए थे, ये दिख रहा है आपको, ये है पलास के फ्लावर्स, तो इनकी खूबसूरती को मैं देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो जाया करता था, बिल्कुल वैसे ही उस गाने को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। ओके, अब यहाँ पर आगे पलास रिवर के बारे में बताया गया है। पलास रिवर नहीं, पलास तो फ्लावर है, हालोन रिवर के बारे में बताया गया है।
विच वॉज स्ट्रीवन विद मैसिव रॉक्स। ये जो हालून रिवर है इसमें चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान बिखरे पड़े हैं। परहैप्स द डेब्रीज ऑफ सम पेरी हिस्टोरिक वॉल्केनिक ऐश। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतिहास में काफ़ी समय पहले कोई हो सकता है ज्वालामुखी फटी हो और उसके जो डेब्रीज हैं, उसके जो मलबे हैं, वो इस नदी में चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। देयर वॉज ऑल्सो द रेटिसेंट बट रेजोल्यूट कहुआ ट्री। वहाँ पर एक बहुत ही रेटिसेंट बट रेजोल्यूट, इसका क्या मतलब होगा? देखिए यहाँ पर बताया गया है। रेटिसेंट बट रेजोल्यूट का मतलब होता है शाई बट डिटरमाइंड, हल्का सा शर्मीला लेकिन दृढ़। तो वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था जिसका नाम था कहुआ ट्री। ये थोड़ा सा शर्मीला था लेकिन काफ़ी डिटरमाइंड था, काफ़ी रेजोल्यूट था, काफ़ी दृढ़ था। हाइडिंग इट्स कलर इन इट्स पॉटर सेड ट्रंक। और ये जो पेड़ था वो अपने कलर को अपने जड़ों में छुपा करके रखता था। बटर सेड ट्रंक किसको बोला गया है? देखिए, विद लार्ज रूट्स ऑन ऑल साइड्स। चारों तरफ इसके बड़े बड़े जो रूट्स हैं, जो बड़े बड़े जो जड़ें हैं, उसको बटर सेड ट्रंक बोला गया है। तो ये जो शर्मीला और दृढ़ कहुआ का पेड़ है, इसने अपने कलर को अपने जड़ों में छुपा रखा है। Only when scrapped did it yield blood red sap that could be used as dye। और जब कभी हम लोग इसके जड़ों को स्क्रैप करें, उसे खरोचें, तो उससे रेड कलर का एक सैप, रेड कलर का एक चिपचिपा पदार्थ निकलता था जिसको डाई के तरह से यूज़ किया जा सकता था। तो देखिए, ये रहा हमारा कहुआ का पेड़ और देखो यहाँ पर इसको क्या किया गया है? खरोचा गया है, रगड़ा गया है। और इसको खरोचने से, इसको रगड़ने से इससे रेड कलर का एक सैप निकला है, एक जूस निकला है और इसको डाई की तरह से यूज़ किया जा सकता है। चलिए, तो इस चीज़ों को हमने देख लिया। देखिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये रहा हमारा घर, हमारे ऑथर का घर और उनका गांव, और यहाँ से एक वासुदेव, मतलब जो भगवान कृष्ण का रूप धारण करके जो संगीत गाते हुए निकलते हैं, उनके एक हाथ में ये तंबूरा है और उनके एक दूसरे हाथ में ये जो है जिसको हम लोग किम्बाल्स या झांझ कहते हैं। ओके, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं आगे किस बारे में हमें बताया गया है। I began drawing on walls, papers, floors, on whatever surface I could find as a child। कि जब मैं एक बच्चा था तो जब मैं ड्राइंग करता था तो मैं किसी भी चीज़ पर, जो कुछ भी चीज़ मुझे मिल जाता था उस पर मैं ड्राइंग करने लगता था, चाहे वो दीवार हो, पेपर हो, फ्लोर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I would look at newspapers and draw film stars। मैं न्यूज़पेपर्स को देखा करता था, मैं अखबारों को देखा करता था और जो फिल्म स्टार्स के पिक्चर्स हुआ करते थे उसको मैं ड्रॉ किया करता था। I used charcoals। मैंने अपनी ड्राइंग्स में चारकोल यूज़ किए थे। This was considered inauspicious। हालांकि चारकोल को यूज़ करके ड्रॉ करना हमारे यहाँ अशुभ माना जाता था। My folks believed writing in black increased debts। मेरे गांव के लोग या मेरे आसपास के लोग जो मेरे पूर्वज हैं, उनका ये मानना था कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग ब्लैक लेटर्स में लिखें तो उससे कर्ज बढ़ जाता है। एज़ यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव कम टू ओ अ ह्यूज डेट टू ब्लैक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर उसी काले अक्षर का कर्ज चुकाने आया हूँ। आई ड्रू एज रियलिस्टिकली एज आई कुड। मुझसे जितना हो सकता था मैं रियलिस्टिकली ड्रॉ करने की कोशिश करता था। मैं दिखाने की कोशिश करता था कि जो कुछ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो रियल हो, वो सचमुच का हो। आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड imprisoned by a set of pencil drawings I found in a trunk। मुझे एक ट्रंक से, एक बक्से से कुछ ऐसे ड्राइंग्स मिले थे जो कि पेंसिल से ड्रॉ किए गए थे और उन ड्राइंग्स को देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था। माई मदर हिमालय बाई टोल्ड मी दे वर बाई अंकल जवाहर हर ब्रदर। मेरी माँ, जिनका नाम हिमालय बाई था, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो पेंसिल से जो ड्राइंग्स मुझे मिले थे ट्रंक में, वो उनके भाई, मतलब मेरे मामा जवाहर के द्वारा किया गया था। अंकल डाइड एट द एज ऑफ 25। मेरे मामा, मतलब मेरी माँ के भाई जो थे अंकल जवाहर, उनकी मृत्यु तब हो गई थी जब वो सिर्फ 25 साल के थे। आई हैड नेवर मेट हिम। मैं उनसे कभी नहीं मिला था। बट पीपल थिंक एंड आई बिलीव। लेकिन लोग सोचते हैं और मैं भी मानता हूँ।
आई एम हिज री इनकारनेशन, मैं उनका पूर्व जन्म हूँ। लोगों का मानना है और मुझे भी लगता है कि मैं मेरे मामा जी का एक अवतार हूँ। आई एम फुलफिलिंग हिज लाइफ, कि मैं उन सभी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मेरे मामा जवाहरलाल अचीव करने की कोशिश किया करते थे। जवाहरलाल उइके ड्रीव एवरीबॉडी ऑब्जेक्ट जवाहरलाल उइके ड्रीव एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स विद अ टचिंग रियलिज्म। मेरे मामा जवाहरलाल उइके रोज़मर्रा की चीज़ों को और रोज़मर्रा के दृश्यों को ड्रॉ किया करते थे और एक टचिंग रियलिज्म के साथ, मतलब वो चीज़ों को इस प्रकार ड्रॉ किया करते थे जैसे कि लगता था कि वो चीज़ें बिल्कुल सजग है, वो चीज़ें बिल्कुल सजीव है, जैसे कि मानो कि वो सचमुच का हो। आई लुक्ड फॉर दीज ड्राइंग्स ऑन अ विजिट टू सिजोरा मेनी ईयर्स अगो। कई साल पहले जब मैं सिजोरा गया था तो मैंने इन तस्वीरों को मांगा था, इन ड्राइंग्स को मांगा था, उन्हें मैंने ढूंढा था। बट मदर टोल्ड मी दे हैड बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड व्हेन दे पुल्ड डाउन आवर ओल्ड हाउस टू बिल्ड अ न्यू वन। लेकिन मेरी माँ ने बताया कि वो जो ड्राइंग्स थे वो या तो कहीं खो गए या बर्बाद हो गए। जब नया घर बनाने के लिए उन्होंने पुराने घर को ढा दिया था, गिरा दिया था, तो हो सकता है उसमें वो बर्बाद हो गए हों, डिस्ट्रॉय हो गए हों। When father sought to put me in a school, जब मेरे पिताजी ने सोचा कि वे मुझे एक स्कूल में डाल दें, the principal wasn't sure I was old enough, तो प्रिंसिपल इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे स्कूल में एडमिशन मिल जाना चाहिए। Age was determined by a child's ability to touch his left ear by taking his right hand over his head. उस ज़माने में एक बच्चे की उम्र को इस प्रकार से डिसाइड किया जाता था कि अगर वो बच्चा अपने राइट हैंड को अपने सिर के ऊपर से रख के अपने कान को पकड़ ले तो माना जाता था कि वो स्कूल में दाखिला लेने के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गया है। आई अंडरस्टूड, मैं तो समझ गया। बट आई हेल्ड माई ईयर द ईजी वे, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है और इसलिए मैंने अपने कान को काफ़ी आसान तरीके से पकड़ लिया। एंड द प्रिंसिपल लाफ्ड, और जिस तरीके से मैंने अपने कान को पकड़ा हुआ था उसको देखकर प्रिंसिपल हंसने लगा। जैसे देखिए, इस बच्चे को बोला गया है कि सिर के ऊपर से रख के पकड़ना है, लेकिन वो ऐसा नहीं पकड़ता है, ये अपने हाथ से डायरेक्ट कान को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और इस बात को देखकर प्रिंसिपल हंसने लगते हैं। ही सॉ आई वॉज स्मार्ट, हमारे ऑथर कहते हैं कि प्रिंसिपल ने जब उसे देखा मुझे ऐसा कान को पकड़ते हुए तो उन्हें समझ में आ गया कि मैं बहुत ही तेज़ हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ। बट टू बी सेफ, लेकिन सेफ होने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, चेंज्ड माई डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम 2 दिसंबर 1970 टू 28 अक्टूबर 1970। मतलब इस बात को सुनिश्चित करा लिया जाए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल हो जाए, तो मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ था 2 दिसंबर 1970, उसको घटा करके 28 अक्टूबर 1970 कर दिया गया, मेकिंग मी ओल्डर, जिससे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा दिनों का हो गया, मेरी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई। एंड दस एलिजिबल, और इस प्रकार मैं एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गया। आई हैव 2 बर्थ डेज नाउ, अब इस तरह से मेरे 2 बर्थ डेज हैं, एक है 2 दिसंबर जो कि ओरिजिनल है और दूसरा है 28 अक्टूबर। When father left me with अंकल जांगर, जब मेरे पिताजी ने मुझे अंकल जांगर के साथ छोड़ दिया, I did not know what was expected of me, तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे क्या चीज़ें, मुझसे किस प्रकार की चीज़ें उम्मीद की जा रही हैं कि मैं क्या करूँगा। जांगर देन हैड 2 असिस्टेंट्स, उस समय मेरे चाचा जी जांगर के पास 2 असिस्टेंट हुआ करते थे, डड्डी सिंह उर्वेता पहला एंड लबड़ा सुमेर सिंह खुशराम, ये दोनों असिस्टेंट हुआ करते थे। बोथ अ फ्यू ईयर्स ओल्डर दैन हिम, और ये दोनों के दोनों कुछ साल बड़े थे, किससे, मेरे चाचा जी से। डटी एंड लवड़ा यूज टू रैग मी इन माई अर्ली डेज, डड्डी और लगड़ा मुझे चिढ़ाया करते थे मेरे बचपन के दिनों में और मुझसे पूछा करते थे, व्हाट आर योर रूट्स, तुम्हारी जड़ें क्या हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन, मुझे उस समय ये सवाल समझ में नहीं आता था कि वे लोग आखिर मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। बट सेड, लेकिन मैं क्या कहता था, माई रूट्स आर विद मी, कि मेरे जो रूट्स हैं, मेरी जो जड़ें हैं वो मेरे साथ हैं। टुडे आई फाइंड देम एवरीवेयर माई रूट्स, और आज मैं अपनी जड़ों को हर जगह पाता हूँ। डड्डी एंड लवड़ा वेर हैप्पी टू फिल अ पेंटिंग स्टार्टेड बाई जांगर विद डॉट्स और लाइन्स इन पैटर्न्स सेट बाय द मास्टर्स। जांगड़ मतलब मेरे अंकल जो कि मास्टर हुआ करते थे, उनकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो डॉट्स में हुआ करती थी, लाइंस में हुआ करती थी, और इन डॉट्स और लाइंस वाले पेंटिंग्स को
फिल करके डड्डी और लबड़ा बहुत खुश हो जाया करते थे। व्हेन इट केम टू मी, जब मेरी बारी आती थी ड्राइंग करने की, आई ड्रू पैटर्न्स दैट लुक लाइक क्रैक्टर्स, तो मैं ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करता था जो कि ज़मीन के फटने जैसा दिखाई देता था। द वे अर्थ अपीयर्स आफ्टर इट सोक्स अप वाटर, कि जब धरती पानी को अपने अंदर सोख लेती है और सोखने के बाद धरती जैसे फट जाती है, वैसे मेरी ड्राइंग्स दिखाई देते थे। जांगर वॉज इम्प्रेस्ड, और इसको देखकर मेरे अंकल जांगर इम्प्रेस हो जाया करते थे। हाउ डिड जांगर टीच, जांगर अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया करते थे। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द स्टोरीज आनंद टोल्ड मी ऑफ हाउ सम हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस टीच, और मुझे कुछ कहानियाँ याद आ रही हैं जो कि आनंद ने मुझे बताया था कि कुछ कैसे हिंदुस्तानी टीचर्स हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया करते हैं। फॉर ईयर्स अ मास्टर वुड मेक अ डिसाइपल डू ऑल काइंड्स ऑफ हाउस होल्ड ड्रोजरी एंड टीच हर हाउ टू ग्रैस्प द परफेक्ट सा, कि कुछ ऐसे हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस हैं जो सालों साल तक अपने डिसाइपल मतलब अपने स्टूडेंट से घर के वो सारे काम करवाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, ये सारे काम करवाते हैं, कई सालों तक यही काम करवाते हैं। और फिर ये सब काम करवाने के बाद वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको सा कैसे बोलना है। जैसे कि संगीत के 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, संगीत के सुर होते हैं। तो फिर इतने साल अपने घर के काम धाम करवाने के बाद आपको वो बताते हैं कि एक परफेक्ट सा कैसे बोलना है। सा मीन्स होता है साध जमा, द प्राइमल नोट, जो किसी भी संगीत का मुख्य धुन होता है। इफ़ दे वॉन्ट टू इंडल्ज यू कहने का मतलब, अगर आपके गुरु, अगर आपके जो मास्टर हैं, आपके टीचर हैं, आपके ऊपर थोड़ा सा मेहरबान हो जाएं, तो फिर वो आपको हो सकता है गा, जो कि एक दूसरा धुन है, ये सिखा दें। Then just as the pupil wonders what it is she has really learned, और फिर जब एक शिष्य, प्यूपिल किसे कहते हैं, शिष्य को कहते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं, और फिर जैसे ही एक स्टूडेंट ये सोचने लगता है, ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसने इतने सालों में क्या सीखा है, अनबेकनिस्ट टू हर सेल्फ। अनबेकनिस्ट टू हर सेल्फ कहने का मतलब क्या होता है कि जब आपको जानकारी ना हो। देखिए यहाँ पर इन वर्ड्स को बताया गया है। हाउस होल्ड ड्रोजरी कहने का मतलब होता है बोरिंग एंड हार्ड वर्क, जिसको घर पे किया जाता है। इंडल्ज यू कहने का मतलब जेनरस होना, और अनबेकनिस्ट टू हर सेल्फ मतलब विदाउट नोइंग, बिना आपकी जानकारी के। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही एक स्टूडेंट ये सोचने लगता है, ये समझने लगता है कि इतने सालों में उसने आखिर क्या सीखा है, तो उसको जानकारी भी नहीं होता है सी कैन सिंग मैनी राग्स, और वो इस तरह से कई सारे राग्स अचानक से सीख लेता है और समझने लगता है, गाने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे हिंदुस्तानी उस्ताद होते हैं जो कि आपको संगीत कब सिखा देते हैं, घर के काम धाम को कराते हुए आपको पता भी नहीं चलता और आप संगीत में माहिर हो जाते हैं, आप गाने को गाने लगते हैं। When a new boy arrived, न्यू बॉय किसे बोला गया है, न्यू कमर मतलब न्यू स्टूडेंट, और अप्रेंटिस किसको बोला जाता है, ट्रेनी को, एक नए काम करने वाले आदमी को हम लोग अप्रेंटिस बोल सकते हैं। शागिर्द या चेले को भी अप्रेंटिस बोला जाता है। जब कोई न्यू स्टूडेंट आता था, द न्यू अप्रेंटिस हैड टू वर्क द सिलबट्टा, तो उस न्यू स्टूडेंट को सिलबट्टे पे काम करना होता था, जिसको अभी सिलवट भी बोला जाता है। अ फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन एंड पेशल, ये जो सिलबट्टा होता है वो एक चौड़ा पत्थर होता है जिस पे ग्राइंड किया जाता है, चीज़ों को पीसा जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। एंड ग्राइंड अबाउट 2 किलोज ऑफ मसाला, तो उस नए अप्रेंटिस को, उस न्यू स्टूडेंट को 2 किलो मसाला पीसना होता था, और वो मसाले होते थे लाल मिर्च के, धनिया के बीज को पीसना होता था, क्लोव्स मीन्स होता है लौंग को पीसना होता था, सिनेमन दालचीनी, चॉप्ड काटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक, और इन सब को पीस करके एक कंसिस्टेंट पेस्ट बनाना पड़ता था। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन, किसी भी अप्रेंटिस, किसी भी स्टूडेंट का ये पहला सबक होता था, फर्स्ट लेसन होता था। जांगर सैट मॉनिटरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, और स्टूडेंट्स को ये करते हुए देखने के लिए जांगर एक दूरी पे बैठा हुआ करता था और सभी चीज़ों को मॉनिटर करता था। इफ़ यू कांट ग्राइंड मसाला वेल, हाउ कैन यू होल्ड अ ब्रश एंड पेंट, और फिर जांगर जब इन लोगों को देखा करते थे और अगर कोई स्टूडेंट ठीक से नहीं कर पाता था तो उन्हें वो डांटते थे और कहते थे, अगर तुम मसाला नहीं पीस सकते हो तो तुम फिर एक ब्रश को और पेंट को कैसे पकड़ोगे।
जांगर शावर्ड अब्यूज ऑन दोज हु डिड नॉट गेट इट राइट। यहाँ तक कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि मसाले को अच्छे से नहीं पीस पाते थे उनको जांगर गालियाँ भी दिया करते थे। जांगर ऑफन ब्रोक इनटू सॉन्ग। जांगर अक्सर गाना गाने लगते थे, आस्किंग मी टू सिंग अलॉन्ग, यहाँ तक कि मुझसे भी कहा करते थे कि मेरे साथ गाओ। आवर कारमा सॉन्ग्स, वो हमारे कारमा सॉन्ग्स गाया करते जैसे कि दादरिया जो कि एक फोक सॉन्ग्स है, एक ही फोक गाना है। इवन भजन्स, यहाँ तक कि कभी कभी वो भजन भी गाने लगते थे। ही प्लेड द फ्लूट, तबला, मांडल, अ काइंड ऑफ ड्रम, हारमोनियम, वो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे जैसे कि बांसुरी, तबला, एक प्रकार का ड्रम जिसे मांडल भी कहते हैं, हारमोनियम। ही टॉट अस टू लिव, उन्होंने हमें जीना सिखाया था। आर्ट जस्ट केम अलॉन्ग, और आर्ट कला तो ऐसे ही आ गया। आर्ट जो है वो कला जो है वो अपने आप हमने सीख लिया जब जांगर ने हमें जीना सिखाया। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। इस स्टोरी के राइटर थे वेंकट रमन श्याम सिंह और उनके साथ को राइटर थे एस आनंद। तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।